नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज एक संडे एक्सप्रेस की आपको खबर दिखाना चाहती हूँ। बैनर स्टोरी है, आफ्टर एससी जंक्स पोल बॉन्ड्स ट्रस्ट फंडिंग टू पॉलिटिकल पार्टीज ट्रिपल्स, यानी कि 3 गुना ये जो पॉलिटिकल फंडिंग है वो बढ़ गई है। आपको याद होगा कि पिछले साल चुनाव, जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, उसके ठीक पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स को स्क्रैप कर दिया गया, ये कहते हुए कि वो असंवैधानिक है। और वो जो डिटेल्स आए थे सामने कि किस तरीके से किसने किसको इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा दिया, उसके बाद किस तरीके से उन पर रेड्स पड़ी, ये सारी चीजें, उसका जो पूरा अरिथमेटिक था वो वर्क अराउंड किया गया। अब एक साल के बाद एक बार फिर से जितनी भी ट्रस्ट हैं उन्होंने एक रिपोर्ट सौंपी है चुनाव आयोग को, और उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। और थोड़ा सा उसके डिटेल्स आपको बता देती हूँ। इस इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट की स्टोरी है, उसका आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। राजनीतिक चंदा जुटाने में बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं है, या फिर ये फिर से साबित हो गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया था, तो क्या कॉर्पोरेट ट्रस्ट्स ने बीजेपी की झोली भर दी है? 9 इलेक्टोरल ट्रस्टों ने कुल 3,811 करोड़ रुपए पार्टियों को दिए हैं। इनमें से ज्यादातर पैसा बीजेपी को गया। बीजेपी को 3,112 करोड़ रुपए मिले, जो कुल का 82% से ज्यादा है। कांग्रेस को इन ट्रस्टों से करीब 8% यानी 299 करोड़ रुपए मिले हैं। तो आप ये सोचिए कि बीजेपी को 3,111 करोड़ रुपए मिले, जो कि 82% से ज्यादा है, और कांग्रेस को 8% यानी कि 999 करोड़ मिले हैं। अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को खत्म कर दिए जाने के बाद पहली बार ट्रस्टों के माध्यम से इतना बड़ा चंदा राजनीतिक दलों को मिला है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम राजनीतिक पार्टियों को गुमनाम चंदा देने का तरीका है। इस लिहाज से ट्रस्ट के माध्यम से चंदा देना ज्यादा पारदर्शी माना जाता है। इलेक्टोरल बॉन्ड को खत्म किए जाने के बाद 2024-2025 में इलेक्टोरल ट्रस्टों से राजनीतिक पार्टियों को बड़ा चंदा मिला है। अब इंडियन एक्सप्रेस की जो स्टोरी की मैं बात कर रही हूं, उसी स्टोरी में ये साफ साफ दिया हुआ है कि चुनाव आयोग को ये रिपोर्ट सौंपी गई है, और उसी के हवाले से ये चीजें सामने आई हैं कि 8% इन ट्रस्टों में से करीब 8% यानी 299 करोड़ रुपए कांग्रेस को मिले हैं। बाकी सभी पार्टियां मिलकर 10% यानी 400 करोड़ रुपए ले सकी। और आपको ये बता दें कि पार्टियों को कुल चंदा इससे ज्यादा मिलता है, क्योंकि इलेक्टोरल ट्रस्ट राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे का सिर्फ एक तरीका है। हालांकि सबसे ज्यादा चंदा इलेक्टोरल ट्रस्ट के माध्यम से ही मिलता है। अब पहले से कितना चंदा बढ़ा है ये बता देते हैं। 2023 और 24 में ट्रस्टों से कुल 1,218 करोड़ रुपए का चंदा पार्टियों को मिला था, और अब 2024 और 25 में ये 3 गुना से ज्यादा होकर 3,811 करोड़ हो गया है। ये बढ़ोतरी 200% से ज्यादा की है। चुनाव आयोग के पास 19 यानी कि 19 रजिस्टर्ड ट्रस्ट में से 13 की रिपोर्ट है। 9 ट्रस्टों ने चंदा दिया, जबकि 4 ट्रस्टों ने जनहित, परिवर्तन, जय हिंद और जय भारत ने कोई चंदा नहीं दिया है। अब सबसे बड़ा डोनर कौन है आपको ये भी बता दें। प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट ने बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा दिया है। इसने कुल 2,668 करोड़ रुपए बांटे, जिनमें से 82% यानी करीब 2,180 करोड़ रुपए बीजेपी को गए। कांग्रेस को सिर्फ 21 करोड़ मिले हैं। इस ट्रस्ट को जिंदल स्टील एंड पावर, मेघा इंजीनियरिंग, भारती एयरटेल, ऑरोबिंदो फार्मा और टॉरेंट फार्मास्यूटिकल्स टैरेंट फार्मास्यूटिकल्स जैसी कंपनियों से पैसा मिला। प्रूडेंट ने कांग्रेस, टीएमसी, आप और टीडीपी जैसी पार्टियों को भी कुछ चंदा दिया है, लेकिन ज्यादातर सब पैसे बीजेपी को गए हैं। प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट का क्या योगदान रहा है उसके बारे में भी बताते हैं। उन्होंने 917 करोड़ रुपए इकट्ठा किए और 915 करोड़ रुपए बांटे। इसमें से 80% ज्यादा यानी करीब 757 करोड़ रुपए बीजेपी को मिले हैं, और सिर्फ 77 करोड़ रुपए कांग्रेस को मिले हैं। इस ट्रस्ट को मुख्य रूप से टाटा ग्रुप की कंपनियों से पैसा आया है। अब उसके बाद न्यू डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल ट्रस्ट को महिंद्रा एंड महिंद्रा, टेक महिंद्रा जैसी कंपनियों से 160 करोड़ मिले हैं। इसमें से 150 करोड़ बीजेपी को दिए गए। ट्रायम्फ इलेक्टोरल ट्रस्ट ने 25 करोड़ रुपए इकट्ठा किए और 21 करोड़ रुपए बीजेपी को दिए। इसका बड़ा डोनर सीजी पावर था। हामिनी इलेक्टोरल ट्रस्ट को 35 करोड़ मिले और 30 करोड़ रुपए बीजेपी को दिए। मुख्य डोनर भारत फोर्ज और कल्याणी स्टील रहे।
जन कल्याण ट्रस्ट को 19 लाख मिले, जिनमें से आधे बीजेपी और आधे कांग्रेस को गए। जन प्रगति इलेक्टोरल ट्रस्ट को केईसी इंटरनेशनल से 1 करोड़ मिला, जो शिवसेना यूबीटी को दिया। समाज इलेक्टोरल ट्रस्ट एसोसिएशन को 6 करोड़ रुपए मिले और इसमें से 3 करोड़ बीजेपी को दिए गए। तो ये मोटा मोटा ये पूरा ब्रेकअप है। अब इस स्टोरी का बड़ा टेक अवे क्या है, आज इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट सिद्धार्थ शर्मा है। सिद्धार्थ, आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और इस पूरी स्टोरी से, ये जो इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी है, ये अपने आप में आज क्या कहती है कि क्या चुनावी भ्रष्टाचार वाकई में खत्म हो गया, या फिर इस 1 साल में चुनावी भ्रष्टाचार 3 गुना हो गया? जी सबसे पहले तो इसमें एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि कहीं पर भी आप किसी भी बाजार में जाइए, दीपावली के समय बाजार में व्यापार ज्यादा रहता है और दीपावली खत्म होते ही व्यापार कम हो जाता है। तो मुझे एक चीज इसमें सबसे बड़ा विरोधाभास जो सामने आ रहा है कि पिछले साल 2024 में भारत में लोकसभा चुनाव थे। किसी भी राजनीतिक दल को लोकसभा चुनाव के समय ज्यादा चंदे की भी जरूरत होती है, खर्चे की भी ज्यादा जरूरत होती है। उस समय इन ट्रस्टों ने राजनीतिक दलों को कम पैसा दिया और जब धंधा खत्म हो गया, सीजन खत्म हो गया, 2024 के लोकसभा चुनाव खत्म हो गए, उसके अगले साल इन्होंने अगर 3 गुना ज्यादा दिया, ये तो बहुत बड़ा विरोधाभास है। ऐसा हो गया कि दीपावली के समय में आपके दुकान में जितनी व्यापार हो रहा था, दीपावली खत्म होने के बाद आपके दुकान में व्यापार ज्यादा होने लग गया। तो एक बहुत बड़ा अपने आप में एक विरोधाभास सामने आ रहा है। तो ये विरोधाभास क्यों है? क्योंकि ये जो पूरा का पूरा सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता का खेल है, इस चीज को समझना है तो ये बहुत ही दिलचस्प कहानी भी है, लेकिन साथ साथ थोड़ी सी जटिल भी है समझने के लिए। इसको एक एक करके हमको सिलसिलेवार समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि खुद का पैसा कोई भी व्यक्ति या कोई भी इकाई खुद का पैसा किसी अन्य को 3 ही स्थिति में देता है। या तो खुशी से हम दे देते हैं अपना पैसा किसी को, या तो किसी योजना के अंतर्गत देते हैं, या तो किसी दबाव के अंतर्गत देते हैं। मान लीजिए हम अपना पैसा किसी को खुशी से दे रहे हैं, मतलब हमने अपने बच्चे के लिए एक साइकिल खरीद दी, या तो 18 साल का हो गया, हमने उसके लिए एक बाइक खरीद दी, हमने अपने खुशी से खरीद दी। मंदिर में हमने कहीं दान दे दिया तो खुशी से दे दिया। कहीं किसी गरीब को हमने कुछ भीख दे दी, इसका मतलब हमने खुशी से दे दिया। किसी संस्था को हमने चंदा दे दिया, इसका मतलब हमने खुशी से दे दिया। ये जो खुशी से दिया गया पैसा होता है, ये हमेशा हमारी कुल संपत्ति का बहुत छोटा हिस्सा होता है। कोई भी अपनी संपत्ति का पूरा हिस्सा किसी को खुशी से नहीं दे देता है। और वहां पर दूसरी बात ये भी होती है, क्योंकि वो हिस्सा बहुत छोटा होता है, इसीलिए हम देने के बाद उस चीज को भूल भी जाते हैं। हमने किसको कितना चंदा दिया था, किसी मंदिर में जाके हमने 500 रुपए का रसीद कटवाया था या 100 रुपए का रसीद कटवाया था, हमको याद भी नहीं रहता। तो खुशी से दिया गया पैसा एक होता है। दूसरा तरीका होता है जिसमें कि हम अपनी पैसे को अपनी योजना के अनुसार लगाते हैं, मतलब हम निवेश करते हैं। या तो हम बैंक में लगाते हैं, या तो व्यापार में लगाते हैं, या तो शेयर मार्केट में लगाते हैं। और वहां पर पैसा इसीलिए लगाते हैं कि उसके बदले हमें कुछ ना कुछ लाभ हो। अब वो लाभ आर्थिक भी हो सकता है, या तो हम कहीं पर पैसा लगाएं, उसके कारण हमारा मान सम्मान भी हमारा बढ़ सकता है। जैसे 25 साल पहले मेरे पिताजी गुजर गए थे, उसके बाद मुझे लगा कि उनके नाम से एक स्कूल होना चाहिए, मैंने किसी स्कूल को दान दिया, उसके बदले उन्होंने उसको मेरे पिताजी का, दिवंगत पिताजी का नाम, अपना एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया वहां पर। तो स्वाभाविक है कि उसमें मान सम्मान बढ़ता है। तो वो एक तरह का निवेश होता है। और तीसरा जो, और उसमें जो होता है, इसमें जो पैसा दिया जाता है निवेश योजनाबद्ध तरीके से, उसमें पैसा देने के बाद आदमी उसको मॉनिटर करता है कि कहीं मेरा इन्वेस्टमेंट जो है वो खराब तो नहीं हो रहा है, इन्वेस्टमेंट सेफ रहना चाहिए। शेयर मार्केट में पैसा डालने वाला रोज उस पर ध्यान रखता है। तो दूसरा तरीका होता है, कोई भी अपना पैसा योजना से देता है। और तीसरा जो होता है, हमेशा कभी ना कभी किसी कारण से आदमी दबाव से पैसा दे देता है, प्रेशर हो जाता है, किसी को फिरौती देनी पड़ जाती है, कोई उगाही मांग लेता है आपसे, कोई आपका ब्लैकमेल कर देता है, घर में चोरी हो जाती है, डकैती पड़ जाती है। इसका मतलब दबाव आ गया था, इसीलिए आपके हाथ से पैसा चला गया। तो भारतीय राजनीति प्रारंभ में, शुरुआत में जिस समय आजाद हुई थी, उस समय लोगों की खुशी से जो पैसा दिया जा रहा था, चंदा, उससे चलती थी, बहुत आराम से चल रही थी। लेकिन 2013 आते आते हुआ ये कि राजनेताओं के शौक भी बढ़े हैं, अब राजनेताओं के खर्चे भी बढ़े हैं। तो 2013 में भारत में एक कानून आता है जिसका नाम है इलेक्ट्रल ट्रस्ट कानून, इलेक्ट्रल बॉन्ड नहीं। 2013 में इलेक्ट्रल ट्रस्ट कानून आता है, जिसमें कि लोग अपने पैसे को किसी एक ट्रस्ट में देते हैं, ट्रस्ट को चंदा देते हैं, और दूसरे तरफ वो ट्रस्ट चंदा लेने के बाद लोगों से चंदा लेता है और राजनीतिक दलों को चंदा देता है। इसका मतलब पहली बार 2013 में भारत की राजनीति खुशी से दिए हुए पैसे के बदले निवेश के रूप में आ गई।
ट्रस्ट का मतलब क्या है? उसमें एक मजेदार बात यह होती है कि मैंने मान लीजिए किसी इलेक्ट्रल, जैसे आपने 2-3 ट्रस्टों का नाम लिया अभी, एक प्रूडेंट ट्रस्ट का नाम लिया। प्रूडेंट ट्रस्ट जो है वो भारतीय एयरटेल एयरटेल जो मोबाइल कंपनी है वो चलाती है। दूसरा है ट्रायम्फ इलेक्ट्रल ट्रस्ट, आपने नाम लिया। तो ट्रायम्फ इलेक्ट्रल ट्रस्ट जो है कोरोमंडल ब्रांड और चोलामंडलम ब्रांड, बहुत ये ब्रांड बहुत नामी ब्रांड है। ये कंपनियां उसको चलाती है। तीसरा आपने नाम लिया एक प्रोग्रेसिव ट्रस्ट का, नाम प्रोग्रेसिव ट्रस्ट है लेकिन वो कंपनी चलाती है टाटा। तो 2013 में भारत में एक कानून बनता है कि कोई भी कंपनी अपने अंतर्गत एक इलेक्ट्रल ट्रस्ट खोल सकती है। इलेक्ट्रल ट्रस्ट में जो भी दानी पैसा देगा उस इलेक्ट्रल ट्रस्ट को, उसको एक भी पैसा टैक्स नहीं लगेगा, टोटली टैक्स फ्री वो दान होगा। दूसरी तरफ इलेक्ट्रल ट्रस्ट के पास जितना पैसा आता है उसमें से उसको 95% पैसा राजनीतिक दलों को दान देना उसके लिए कंपलसरी था। ये कानून बन गया 2013 में। तो इसी कानून के अंतर्गत जो अभी आपने 2-3 ट्रस्टों का नाम लिया, प्रूडेंट ट्रस्ट जो कि भारतीय एयरटेल कंपनी चलाती है, या ट्रायम्फ इलेक्ट्रल ट्रस्ट जो कि कोरोमंडल जैसी कंपनियां चलाती हैं, या प्रोग्रेसिव ट्रस्ट टाटा जैसी कंपनियां चलाती हैं, इन लोगों ने ये ट्रस्ट खोला। इस ट्रस्ट में दानियों से पैसा लिया। किससे पैसा लिया वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। उस दानी को भी पूरा बेनिफिट मिल गया कि उसको टैक्स फ्री हो गया, और उसमें से 95% इन्होंने देना शुरू किया राजनीतिक दलों को। 2013 से 2019 के तक ये चला। 2019 आते आते भारत में बीजेपी सत्ता पर आ गई और पूरी तरह से सत्ता पर काबिज हो गई। तो सत्ता पर जब उसने पूरी तरह से काबिज हो गई तो उसको लगा कि अब ये जो चीज है ना, निवेश करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि निवेश एक ऐसी चीज होती है जिसमें देने वाला मॉनिटर करता है, अपने पैसे को मॉनिटर करता है। जो भी कंपनी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी अगर किसी राजनीतिक दल को पैसा देती है और वो बड़े स्तर पर देती है, निवेश के रूप में देती है, बड़ा चंदा देती है, बड़ा पैसा देती है, तो उसके बदले कुछ ना कुछ चाहेगी। मान लीजिए मैं एक शर्ट की कंपनी खोल रहा हूं, मैंने एक शर्ट की फैक्ट्री खोली है। अब शर्ट की फैक्ट्री के ऊपर अगर मेरे शर्ट पर जीएसटी 5% लगेगा या 18% लगेगा, दोनों के अनुपात में मेरी कमाई कम ज्यादा हो जाती है। तो मैं कोशिश करता हूं कि राजनेताओं से मिलूं, उनसे नीतियां ऐसी बनवाऊं कि उसका टैक्स कम पड़ जाए। 5% मेरा अगर टैक्स हो गया तो मेरी कमाई ज्यादा होगी। अब इसके बदले में राजनीतिक दलों को कुछ दान देता हूं क्योंकि वो मेरा लाभ करवाते हैं। तो वो जो दानी होता है वो हमेशा जब चंदा देता है उसके बदले राजनीतिक दलों से नीतियों की अपेक्षा करता है कि मेरे फेवर में नीति बनाए। लेकिन 2019 आते आते भाजपा पूरी तरह से सत्ता में आ गई। अब उसको कोई नीति वित्ती से कोई लेना देना नहीं है। उसने सोचा कि चलो इसको नेक्स्ट लेवल पर लेके चलते हैं। अब दबाव में लोगों से पैसा लेना शुरू करते हैं, उगाही शुरू करते हैं। तो इन्होंने एक इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम निकाला। इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम में क्या है, देने वाला सीधा राजनीतिक दल को देता है। वो एक नोट की तरह है। नोट अभी मेरे पास है, आपके पास चला गया, अब मेरे पास से आपके पास आया, इसका कोई प्रमाण नहीं होता। एक जैसे नोट एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है तो उससे पहले वो किस हाथ में था वो किसी को पता नहीं। और ये जो पूरा का पूरा इलेक्ट्रल बॉन्ड इन्होंने किया वो केवल और केवल, अब वो निवेश नहीं था, इलेक्ट्रल ट्रस्ट तक ये निवेश था, इन्वेस्टमेंट था। जो पैसा देता था वो राजनीतिक दलों से कुछ अपेक्षा करता था कि मेरी कंपनी के लिए, मेरे उत्पादन के लिए आप थोड़ा टैक्स वगैरह की बेनिफिट दीजिए। लेकिन इलेक्ट्रल बॉन्ड जैसे ही 2019 में आया वो पूरी की पूरी तरह से उगाही बन गया। और उसका उदाहरण हमें पता है, अरबिंदो फार्मा नाम की कंपनी के मालिक को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एक केस में अरेस्ट भी करती है, और 60 करोड़ रुपया उसी अरबिंदो फार्मा ने जैसे ही बीजेपी को इलेक्ट्रल बॉन्ड के दान में दे दिया, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का केस उसके ऊपर खत्म हो जाता है और वो उसको जमानत भी मिल जाती है। सौभाग्य ये था कि 2024 आते आते सुप्रीम कोर्ट ने वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम को पूरी तरह से अवैध घोषित कर दिया। तो अब क्या है, इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से आप पैसा नहीं ले सकते। दूसरी तरफ आप अगर किसी राजनीतिक दल को पैसा देंगे तो उसमें रसीद में नाम आ जाएगा। रसीद में नाम आते ही आपको दिक्कत आएगी कि हमने तो पैसा दिया। तो राजनीतिक दल को दिखाना पड़ेगा कि मान लीजिए मैंने एक सिद्धार्थ शर्मा के नाते किसी एक राजनीतिक दल को, बीजेपी को 10 लाख रुपए दान दिए, और उसके बाद अगर किसी भी कारण से सिद्धार्थ शर्मा जिस चीज की का काम करता है, शर्ट की कंपनी बनाता है, शर्ट के ऊपर अगर बीजेपी ने टैक्स कम कर दिया तो कल को कोई भी नीलू व्यास जैसे अखबार वाले पकड़ लेंगे और कहेंगे कि देखो सिद्धार्थ शर्मा ने 10 लाख रुपए बीजेपी को दान दिया और सिद्धार्थ शर्मा के शर्ट की कंपनी पर टैक्स घट गया। तो इसीलिए अब दिक्कत इनको ये हो गई कि ये सीधे पैसा तो इलेक्ट्रल बॉन्ड से भी नहीं ले सकते, पुराने तरीके से जिसमें कि आप सीधे रसीद कटवा सकते हैं। किसी राजनीतिक दल को पैसा देने के लिए आप राजनीतिक दल को सीधे रसीद कटवा सकते हैं, लेकिन अब वो नहीं हो सकता। अब जो दाता है उसका नाम क्योंकि छुपाना है,
और इलेक्ट्रल बॉन्ड जो स्कीम था वो सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया, इसीलिए इनको एक गियर रिवर्स में लगाना पड़ा। जो इससे इलेक्ट्रल बॉन्ड बनने से पहले ये इलेक्ट्रल ट्रस्ट के माध्यम से पैसा लेते थे, अब उसको फिर से पुनर्जीवित करना पड़ गया है। अब इलेक्ट्रल ट्रस्ट के माध्यम से पैसा ले रहे हैं। मुझे अगर कहीं को पैसा देना है तो मैं सीधे किसी पार्टी को नहीं दूंगा, मैं इलेक्ट्रल ट्रस्ट को पैसा दे दूंगा, मुझे पूरा टैक्स का बेनिफिट मिल जाएगा। इलेक्ट्रल ट्रस्ट वो पैसा बीजेपी को देगी। इसमें क्या होगा, मेरा नाम छुप जाएगा। मान लीजिए मेरे देने के बाद किसी कारण से सरकार ने इस तरह की कोई नीति बनाई जिसके कारण मुझे लाभ भी हुआ, तो वो सीधे नीलू व्यास जैसी खोजी पत्रकार सीधे सीधे लिंक मेरे से नहीं निकाल सकती, क्योंकि मैंने बीजेपी को तो चंदा दिया नहीं है, मैंने तो प्रूडेंट ट्रस्ट को दिया है। अब प्रूडेंट ट्रस्ट ने बीजेपी को दिया है, तो ये बचाने का ये जो पूरा का पूरा प्रयास है, इनका इलेक्ट्रल बॉन्ड को जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल घोषित कर दिया, उसके चलते अब ये उगाही वाले मॉडल से पैसा नहीं ले पा रहे हैं। इसीलिए वापस निवेश वाले मॉडल में जाना मेरे ख्याल से ये इनकी मजबूरी थी। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड, अभी तक इलेक्ट्रल बॉन्ड अगर रहता तो इलेक्ट्रल बॉन्ड में लेते, अभी इलेक्ट्रल ट्रस्ट से ले रहे हैं। सिद्धार्थ, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आप इस तरीके के डोनेशन को क्या भ्रष्टाचार बोलेंगे? क्या हम इसको इलीगल बोल सकते हैं? क्या हम इसको अवैध बोल सकते हैं? क्योंकि भाई ट्रस्ट चंदा दे रही है, वो तो परमिसिबल है पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा देना, तो आप कितने भी डाल दो, आप 20 करोड़ डाल दो, 20,000 करोड़ डाल दो, यही हुआ है एग्जैक्टली। देखिए, कोई भी काम होता है वो 3 श्रेणियों में आता है, या तो वो अपराध होता है, या तो वो गैर कानूनी होता है, या तो वो अनैतिक होता है। अगर अपराध है, अपराध का मतलब यह है कि मेरे किसी काम से सामने वाले के मूल अधिकार का हनन हो गया, कि मैंने कुछ किया उसके कारण उसकी जान माल की हानि हो गई। तो अगर मैंने वो अपराध कर दिया है, तो अपराध क्या है, वो संविधान, भारत में संविधान का जो धारा है वो किसी भी व्यक्ति को मूल अधिकार की गारंटी देता है। तो किसी का भी मूल अधिकार का अगर हनन हो जाता है, किसी का भी अपराध वो होता है जिसमें कि सामने वाले के मूल अधिकार का हनन होता है, उसमें न्यायालय भारत में दंड दे देता है। पहली बात यह है। दूसरे तरह के कुछ काम होते हैं जो कि गैर कानूनी होते हैं। तो गैर कानूनी अगर कोई काम हुआ, उसमें न्यायालय दंड तो नहीं देता, लेकिन किसी तरह का जुर्माना आप पर लगता है। उदाहरण के लिए, मैं बिना हेलमेट के बाइक चलाने लगूं, अगर पुलिस ने मुझे पकड़ लिया तो उसमें मुझे कोई फांसी नहीं होगी, मुझे कोई दंड नहीं दिया जाएगा, मेरे ऊपर पेनाल्टी होगी, जुर्माना होगा, 500 रुपए, 1000 रुपए जुर्माना होगा। तीसरे तरह का काम होता है, अनैतिक काम होता है, कि मैंने कुछ ऐसा काम किया जो कि न तो कानूनी रूप से वो गलत है, न तो संवैधानिक रूप से गलत है, लोगों की नजर में वो गलत है। और क्योंकि उदाहरण के लिए, मैंने अगर आपके जैसे जनगण मन जैसे चैनल पर, सार्वजनिक चैनल है, उस पर मैं भाषा का उपयोग करते समय अगर मैंने ओछी भाषा का इस्तेमाल किया, तो कहीं पर भी वो कानूनी रूप से वो गलत नहीं है, वो संवैधानिक रूप से गलत नहीं है। लेकिन आपके चैनल के दर्शक फिर यूट्यूब में नीचे डालने लगेंगे कि सिद्धार्थ शर्मा को मत बुलाइए, उसकी भाषा ठीक नहीं है, उसमें सामाजिक बहिष्कार होता है। तो मेरे ख्याल से भारत के राजनेताओं ने बहुत चालाकी की है। इन्होंने एक क्या कहते हैं, अनैतिक काम को कानूनी जामा पहना दिया है। आप किसी से भी पैसा लीजिए तो वो पैसा हमेशा आप खुशी से ले सकते हैं, खुशी के अलावा आप किसी से पैसा नहीं ले सकते। ना तो आप उगाही कर सकते हैं, और ना ही कोई राजनीतिक दल अपने आप में कोई व्यापारी प्रतिष्ठान है, कोई बैंक नहीं है जो बैंक मुझे कहे कि आप अपना पैसा मेरे यहाँ रखिए, मैं आपको 6% ब्याज दूंगा। या तो कोई कंपनी कहे कि आप मेरे यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, मैं आपको डिविडेंड दूंगा। राजनीतिक दल क्योंकि किसी को लाभ देने के लिए नहीं है, इसीलिए राजनीतिक दल न तो किसी से निवेश ले सकते हैं, और राजनीतिक दल क्योंकि कोई माफिया नहीं है, वो किसी से उगाही भी नहीं कर सकते। वो एक ही तरीके से काम पैसा ले सकते हैं, जो कि खुशी से ले सकते हैं। दिक्कत यह है कि खुशी से क्योंकि लोग कम पैसा देगा, इसीलिए इन्होंने एक क्या कहते हैं, गलत काम को इन्होंने कानूनी जामा पहना दिया। इसीलिए इलेक्ट्रल ट्रस्ट का जो अभी का जो नियम है, जिसके तहत आप दिखा रहे हैं कि बहुत सारे इलेक्ट्रल ट्रस्ट के माध्यम से अलग अलग राजनीतिक दलों को पैसा ज्यादा आया है, उसमें बीजेपी को सबसे ज्यादा है, वो तो मैं बताऊंगा बीजेपी को क्यों ज्यादा आया है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रल ट्रस्ट के माध्यम से पैसा ले रहे हैं, ये मुख्य रूप से आप निवेश ले रहे हैं। आप जबरदस्ती लोगों को कह रहे हैं कि तुम मेरे यहाँ पैसा लगाओगे तो मैं तुम्हारे अनुसार नीतियां बनाऊंगा, तुम मेरे पास पैसा दोगे। तो ये जो काम है ये पूरी तरह से गलत है। लेकिन भारत के राजनेताओं ने इसको संसद में बैठ के, क्योंकि एक कानून बना दिया है, इसीलिए आज की तारीख में ये गैर कानूनी नहीं है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रल बॉन्ड, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको गैर कानूनी घोषित किया, उससे एक दिन पहले तक वो कानूनी था।
सिद्धार्थ, अगर ये कहा जा रहा है कि भाई ये गैर कानूनी नहीं है, तो फिर हम इसमें क्या कहें कि बीजेपी क्या चीज कर रही है? चंदा उगाही कर रही है, चुनावी भ्रष्टाचार को आगे बढ़ा रही है, या जो पैसे का जो चलन है एक तरीके से चुनाव के लिए या फिर चुनावी पर्पसेस के लिए उसको बढ़ा रही है? क्या कहेंगे इसमें जो ग्रे एरिया है वो सबसे बड़ा क्या है आपके हिसाब से? कोई कोई ग्रे एरिया नहीं है। बीजेपी ने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार की परिभाषा दे दी है, बस इतना ही हुआ है। जिस तरह से हमें पता है, जब दिल्ली में जब एक्यूआई बढ़ रहा था तो इन्होंने एक्यूआई को घटाने के लिए जो एक्यूआई के मीटर थे उसके ऊपर पानी डालना शुरू किया। आप परिभाषा बदल दीजिए, आप कह दीजिए कि आज से मेरा नाम ये नहीं है, मैं आप अपने आप को कहिए कि हम डेवलपिंग नेशन नहीं है, हम तो विश्व गुरु बन गए हैं। तो आप अपनी परिभाषाएं बदलते रहिएगा, लेकिन आपके बदल देने से परिभाषा नहीं बदलती। आपने उसको एक भ्रष्टाचार को शिष्टाचार का जामा पहना दिया। इसीलिए आप देखिए कि इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम में सबसे माफ कीजिएगा, इलेक्ट्रल ट्रस्ट स्कीम में, अब तो इलेक्ट्रल बॉन्ड से पैसा नहीं ले सकते, इलेक्ट्रल ट्रस्ट स्कीम में पिछले साल जब चुनाव हो रहे थे उस समय से ज्यादा 3 गुना ज्यादा पैसा आ जा रहा है, और उसमें भी 80% भाजपा को ही क्यों जा रहा है? इसका मतलब ही है कि ये जो पैसा दिया जा रहा है ये भाजपा को इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि भाजपा कॉर्पोरेट लोगों के लिए अपनी नीतियां बदलें, उनके अनुकूल नीतियां बनाएं। वो अनुकूल नीति बनाने के लिए कॉर्पोरेट बीजेपी में निवेश कर रहे हैं। सत्ता में बीजेपी है, नीतियां तो बीजेपी ही बनाएंगी, कांग्रेस तो नीति नहीं बनाने वाली है, आम आदमी पार्टी तो नीति नहीं बनाने वाली है, टीएमसी तो नीति नहीं बनाने वाली है, डीएमके तो नीति नहीं बनाने वाली है। भारत में जीएसटी किस विषय पर कितना होगा मुझे बताइए? ममता बनर्जी थोड़े जीएसटी निर्णय कर रही है, ममता बनर्जी थोड़े, स्टालिन थोड़े जीएसटी को तय कर रहे हैं। जीएसटी कितना होगा, अमेरिका से टैरिफ कितना होगा, हमारा विदेश में व्यापार कितना होगा, ये सब तय करने वाली क्योंकि मोदी सरकार है, क्योंकि बीजेपी सरकार है। इसीलिए ये इलेक्ट्रल ट्रस्ट के माध्यम से बड़े बड़े धन्ना सेठ जो हैं वो नीतियां बदलने के लिए भाजपा को दान कर रहे हैं। अंतर इतना ही है कि सीधा दान करने के बदले, क्योंकि सीधा दान करेंगे तो आपके जैसे लोग पकड़ लेंगे कि भैया फलाने ने, अदानी ने या अंबानी ने, फलाने ने बीजेपी को इतना दान दिया और 15 दिन के अंदर बीजेपी अदानी को फलाने जगह ठेका मिल गया। उससे बचने के लिए एक इंटरमीडिएट को खोज रहे हैं। नहीं, लेकिन इंटरमीडियरीज भी हैं साथ में, जो एक तरीके से जो कहा जाए कि एक ऐसा प्रेशर बना दिया गया है कि बाकी जो ट्रस्ट है वो विपक्ष को देंगे ही नहीं पैसे, सारा पैसा बीजेपी की झोली में ही जा रहा है। तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड जिसको कहते हैं वो कैसे आएगा, और क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड बीजेपी बनाने की भी कोशिश कर रही है या बिल्कुल कंगाली की ओर बढ़ा रही है कि ऑपोजिशन पार्टीज बिल्कुल कंगाल हो जाए और इसी की बीजेपी की जेब भरती रहे? नहीं, ये बीजेपी का तो, बीजेपी हर तरीके से ऑपोजिशन को, भारत में जो विपक्ष है, विपक्ष की बात नहीं है, भाजपा का एक सीधा सीधा सोच है। भाजपा को लगता है, भाजपा के साथ हमको ये समझना पड़ेगा कि भाजपा कहीं पर भी सत्ता को सेवा का माध्यम नहीं मानती। दुनिया भर में आप कहीं भी जाइए, किसी भी राजनेता से मिलिए, वो पूछिए उसको कि भैया तुम जो चुनाव लड़ रहे हो, तुम जो सत्ता चाह रहे हो, तुम सत्ता क्यों चाह रहे हो? तो वो कहेगा सत्ता मुझे मिलेगी तो मुझे लोगों की सेवा करने का ज्यादा मौका मिलेगा, मैं कुछ नीतियां ऐसा बनाऊंगा जिससे कि लोगों को सेवा कर सकूं, बेहतर सेवा कर सकूं। भाजपा के मॉडल में कहीं पर भी भाजपा सत्ता को सेवा का माध्यम नहीं मानती। भाजपा को लगता है सत्ता का मतलब है मुझे दूसरों को सजा देने का हक मिल गया है, मैं फलाने को टाइट करूंगा, मैं फलाने के घर पे बुलडोजर चलाऊंगा, मैं फलाने लोगों को एसआईआर करके उनका उनका जो वोटर उनका जो नागरिक अधिकार है छीनूंगा। मतलब भाजपा को लगता है कि वो इस देश की क्लास टीचर है, बाकी जितने भी क्लास में बैठे हुए 30 स्टूडेंट्स हैं, तो जो 30 विद्यार्थी हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से निकम्मे हैं। टीचर का काम है हर आदमी पर छड़ी चलाना। तो भाजपा क्योंकि सत्ता को सेवा का माध्यम नहीं मानती, वो सजा देने का एक हथियार मानती है। इसीलिए ये भी उसके लिए, ये विपक्ष हो या, मैं विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, भाजपा तो इस देश की नागरिकों को भी नागरिक नहीं मानती। वो तो कहती है कि आप प्रजा हो, वो प्रजा, आप प्रजा हो, मैं जो कहूंगा उस बात को मानो। मैं रात में 8 बजे आऊंगा और कहूंगा कि नोटबंदी हो गई, आपको मानना पड़ेगा। मैं रात में 8 बजे आऊंगा और कहूंगा लॉकडाउन हो गया, आपको मानना पड़ेगा। मैं एक दिन चाहूंगा कि 3 किसान का कानून बना दूं, आपको मानना पड़ेगा। 1 साल के बाद मैं खुद आऊंगा और कहूंगा कि तीनों किसानों कानून वापस ले लिए, तब भी आपको मानना पड़ेगा। तो इसका मतलब भाजपा कहीं पर भी, भाजपा का पूरा इकोसिस्टम इस देश के लोगों को, इस देश के जो 140 करोड़ जनता है उसको वो नागरिक नहीं मान रहा है जिसका कोई हक है। वो मान रहा है कि वो राजा है, बाकी लोग प्रजा हैं, तो प्रजा क्या करती है, राजा जो कहता है वो करती है। तो अब भाजपा यही काम
धन्ना सेठों के ऊपर भी कर रही है, यही काम वो विपक्ष के साथ भी कर रही है, यही काम इस देश के नागरिकों के साथ भी कर रही है कि अगर धन्ना सेठों के पास पैसा है तो लोगों से उन लोगों से पैसा जबरदस्ती ले लो, जनता के पास अगर वोट है तो जनता से वोट जबरदस्ती ले लो, विपक्ष के पास अगर बोलने की ताकत है तो बोलने की ताकत उनसे छीन लो। जो भी ज्यादा बोलता है, राहुल गांधी ज्यादा बोल रहे हैं क्या, उनको लोकसभा की सदस्यता खत्म कर दो। अरविंद केजरीवाल ज्यादा बोल रहा है क्या, 6 महीने के लिए उसको जेल में डाल दो। संजय सिंह बोल रहे हैं, जेपीसी ज्यादा मांग कर रहे हैं क्या, 6 महीने के लिए उनको राज्यसभा से निष्कासित कर दो। तो जिसके पास जो ताकत है, विपक्ष के पास अगर विषय उठाने की ताकत है तो वो उससे छीनने का प्रयास है। अगर बिहार के वोटरों के पास वोट देके भाजपा को हराने की ताकत है तो जो मेरे खिलाफ वोट डालेंगे, एसआईआर में उनका वोट खींच लेंगे। जो धन्ना सेठ हैं, जिनके पास पैसा है, तुम्हारे पास पैसा ज्यादा है, हम तुम्हारा पैसा भी सोख लेंगे ताकि वो पैसा मेरे पास आए। इसीलिए आप देखते हैं 80% पैसा बीजेपी को जा रहा है, और वो भी तब जा रहा है जब चुनाव नहीं है। पिछले साल चुनाव थे, तब ज्यादा जाता तो समझ में आता, इस साल चुनाव नहीं है तब 3 गुना ज्यादा। इसका मतलब इन्होंने ये इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम को जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी घोषित किया, इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा, मजबूरी में ये रिवर्स गियर इन्होंने डाला है। और इलेक्ट्रल बॉन्ड से पहले ये लोग पैसा लेते थे इलेक्ट्रल ट्रस्ट के माध्यम से, अब इलेक्ट्रल बॉन्ड क्योंकि इनके पास ऑप्शन नहीं है, इसीलिए वापस एक गियर रिवर्स में डाल के इलेक्ट्रल ट्रस्ट के माध्यम से पैसा ले रहे हैं। और ये जो पैसा ले रहे हैं, मजेदार बात है, आप ये तो बता रहे हैं कि प्रूडेंट ट्रस्ट ने बीजेपी को कितना दिया, आप ये तो बता रहे हैं कि ट्रायम्फ ट्रस्ट ने बीजेपी को कितना दिया, आप ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि ट्रायम्फ ट्रस्ट के पास उतना पैसा कहां से आया। मुझे ये बताइए कि अगर प्रूडेंट ट्रस्ट ने 2000 करोड़ रुपए बीजेपी को दिया तो प्रूडेंट ट्रस्ट के पास बारिश हुई थी क्या 2000 करोड़ की, उनके पास वो पैसा कहां से आया। वो पैसा का हिसाब नहीं है, क्योंकि यही इलेक्ट्रल ट्रस्ट की खासियत है। इलेक्ट्रल बॉन्ड में था कि डायरेक्ट कनेक्शन होता था, इलेक्ट्रल ट्रस्ट में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता। उसके पास पैसा कहां से आया वो तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आपको केवल इतना मालूम पड़ेगा कि इलेक्ट्रल प्रूडेंट ट्रस्ट की ओर से भाजपा को 1000 या 2000 करोड़ रुपए गए। अब मुझे यह बताइए कि वो जो प्रूडेंट ट्रस्ट है उसको कोई बारिश में पैसा आया था क्या, उसको किसने दिया, इसका हिसाब कहीं नहीं मिलेगा आपको। यही इसी को कहते हैं कि इन्होंने चुनावी पैसे के भ्रष्टाचार को, सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता का जो ये दुष्चक्र है, इस भ्रष्टाचार को इन्होंने शिष्टाचार का जामा पहना दिया है, कानूनी एक इसको जामा पहना दिया। इसीलिए आप इसको गैर कानूनी तो नहीं कह सकते, अब इसको केवल ये कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से अनैतिक है। और कोई भी चीज अगर अनैतिक हो जाती है फिर उसको आप कानूनी रूप से चैलेंज नहीं कर सकते, उसको केवल सामाजिक बहिष्कार कर सकते हैं, समाज में उसको एक्सपोज कर सकते हैं। तो इसीलिए आपके जैसे चैनल, जनगण मन जैसे चैनल और नीलू व्यास जैसे चैनल को लोग देखना पसंद करते हैं, क्योंकि अंदर खाने का किस्सा जो है वो बाहर लोगों को आप बता देते हैं। नहीं, लेकिन बहिष्कार भी कैसे किया जाएगा, बीजेपी को तो करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, उधर कांग्रेस को भी मिला है, बाकी पार्टियों को भी मिल रहा है, तो फिर ऐसे में पार्टीज तो कुछ बोलेंगी नहीं, भाई ठीक है जितना आ रहा है सबके लिए वेलकम है, भले ही थोड़ा हो लेकिन पैसे तो आ रहे हैं। तो ये जो चुनावी भ्रष्टाचार है, इसका मतलब ये एक ऐसा सिलसिला शुरू कर दिया है बीजेपी ने जिसको अब कभी खत्म नहीं किया जा सकता। नहीं, देखने में लगता है कि खत्म नहीं किया जा सकता। ये भी सही है कि आज की तारीख में वो व्यवहारिक नहीं लग रहा है, लेकिन इससे पहले भारत में जिस समय भारत की आजादी आंदोलन चल रहा था तो गांधी जी ने यही तो किया था कि इंग्लैंड भारत के ऊपर, ब्रिटेन राज तो कर रहा था लेकिन कहीं ना कहीं पैसे का सोर्स इंग्लैंड जा रहा था। उन्होंने वो जो स्वदेशी का नारा दिया और उसमें अंग्रेजी कपड़ों की होली जला दी, उसमें हुआ ये कि उनका जो पैसा पब्लिक, कुल मिला के तो पैसा पब्लिक से ही जा रहा है ना, सीधे राजनीतिक दलों को पैसा पब्लिक से नहीं जा रहा है। पब्लिक का पैसा उद्योगपतियों को जा रहा है, उद्योगपतियों से इलेक्ट्रल ट्रस्ट में जा रहा है, इलेक्ट्रल ट्रस्ट से भाजपा सरकार को जा रहा है। लेकिन वो पैसे का स्रोत तो शुरू होता है नागरिकों से। नागरिकों ने ही चीजें खरीदी, तभी तो वो धन्ना सेठों के पास पैसा गया। तो जिस तरह से गांधी जी ने किया था, मुझे आश्चर्य नहीं होगा, तो आज नहीं भी है तो हो सकता है कल हो जाए, हो सकता है 2 साल बाद हो जाए, कि इस देश के नागरिक खड़े होकर कहेंगे कि मेरा पैसा है मेरा पैसा मैं किसी कंपनी को दूं और वो कंपनी जो घुमा फिरा के राजनीतिक दल को दे, तो मैं उस कंपनी के चीजों का बहिष्कार भी कर सकते हैं। तो सामाजिक बहिष्कार, आज जो जिस चीज का बहिष्कार नहीं है कल नहीं होगा ये नहीं कह सकते, अलग अलग तरीकों से हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, बोल नहीं सकते। हाँ, लेकिन आज की तारीख में देखने में थोड़ा अव्यवहारिक लग रहा है,
थोड़ी सी समस्या जटिल लग रही है। लेकिन इस तरह की समस्या भारत में पहले भी आ चुकी है और भारत ने इस तरह की समस्याओं का सामाजिक बहिष्कार कैसे करना, जो भारत में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था गांधी जी का, जो जिसे असहयोग आंदोलन कहा गया था, कि हम अगर सरकारों के साथ, सरकार को अगर हमें लगती है कि सरकार गलत है और नागरिक कह दे कि हम सरकार के साथ असहयोग करेंगे, असहयोग का मतलब विरोध नहीं है, असहयोग का मतलब प्रदर्शन नहीं है, असहयोग का मतलब केवल है कि हम, आप अपना बात करते रहिए, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। वैसे स्थिति में सरकार के ऊपर थोड़ी सी दिक्कत आती है। अभी हाल फिलहाल वैसी स्थिति नहीं है, लेकिन मुझे आश्चर्य नहीं है कि इसी तरह से अगर नागरिकों का, विपक्ष का, उद्योगपतियों का, सबको अगर भाजपा इसी तरह से अजगर की तरह लपेट के उनको टाइट करने की कोशिश करेगी, तो किसी न किसी रूप में तो लोग इसको पसंद नहीं करेंगे। मतलब जिन जिन लोगों ने वहां पर पैसा दिया है, वो भी तो कहीं ना कहीं उद्योगपति उद्योग कर रहा है। ध्यान में रखिएगा, उद्योगपतियों की भी गलती आप बहुत ज्यादा नहीं कह सकते। उद्योगपति अपना काम कर रहा है, आप उससे उगाही कर रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि इतना पैसा हमको दो, तो उद्योगपति भी तो इस ऐसे मॉडल, भाजपा ने एक ऐसा मॉडल बनाया है जिसमें कि अगर क्लास का टीचर कहे कि मेरे सामने जो 30 बच्चे हैं, अच्छा पढ़ने वाला हो या खराब पढ़ने वाला हो, रोज मैं सबको 5 छड़ी मारूंगा, तो किसी न किसी दिन तो बच्चों को गुस्सा आएगा, ये हम यहाँ स्कूल में आए हैं पढ़ने के लिए या छड़ी खाने के लिए मास्टर जी से। तो मास्टर जी भी छड़ी अभी चला रहे हैं, लेकिन कितने दिन तक चला पाएंगे इस पर सवाल है। मुझे नहीं लगता कि बहुत दिन तक लोग छड़ी छड़ी रोज रोज कोई छड़ी खाना पसंद नहीं करता है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, सो मच फॉर जॉइनिंग, थैंक यू।